सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सुलह हो गई है या नहीं हुई, ये बड़ा ही अहम सवाल है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अहम रहनुमाओं की जानिब से इस तरह के बयान सामने आए कि अब ये सुलह हो चुकी है। और फिर हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान सामने आया कि जब कमेटीज़ बना दी गई थी बजट के इशू पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी 9 नुकात पेश किए हैं और उस पर इस वक्त हुकूमत बड़ी संजीदगी के साथ गौर भी कर रही है। लेकिन जब आज गुफ्तगू की बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में, तो उसमें हमें उनके लहजे में ऐसा लगा कि कुछ शिकायत या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी उनके जहन में मौजूद हैं। चूँकि उन्होंने कहा कि हुकूमत को जब ये हुकूमत बनवाई थी तो उस वक्त तय हुआ था कि अहम मामलात पर मशावरत होगी, लेकिन बजट बनाते हुए हुकूमत ने हमसे कोई मशावरत नहीं की। बजट बनाते हुए PSDP खासतौर पर फाइनल करते हुए हमसे मशवरा, हमसे तजावीज़ लेनी चाहिए थी। चूँकि शहबाज शरीफ तो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात किया करते थे, तो ये किस तरह का चार्टर ऑफ इकॉनमी है कि ये हुकूमत पहला बजट बनाते हुए अपनी सबसे अहम इत्तेहादी जिसकी सपोर्ट से ये हुकूमत बनी है उसी को भूल गई है। तो अब ये मामला आगे चलकर क्या आपने एक बेहतर हल की जानिब जाएगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये नुकात हुकूमत कंसीडर कर लेगी, और अगर नहीं करती तो फिर मामला कितने संजीदा हो सकते हैं, और फिर पूरी सूरत हाल में अपोजिशन के लिए क्या कुछ मौजूद है? चूँकि अपोजिशन भी एक जानिब हमें मुत्तहिद दिखाई दे रही है। तो गुफ्तगू हम करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। इख्तियार वली खान साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन करते हैं। तो रज़ा हारून साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है क्या इस बजट को लेकर, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर? चूँकि कमेटीज़ बन गई, कमेटीज़ का इजलास हो गया, वहाँ पर आप लोग के सारे तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड पर आ गए। अब उनको कंसीडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, और फिर किया जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन होगी, नहीं किया जाता तो स्ट्रैटेजी क्या होगी आप लोग की? थैंक यू भाई। देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो आज की तकरीर है कौमी असम्बली में, उसमें उन्होंने सारी बातें की हैं। एक जानिब उन्होंने जहां बजट के पॉजिटिविटीज, जो पॉजिटिव पॉइंट्स उनको हाईलाइट किया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तारीफ की। दूसरी जानिब उन्होंने शिकायत का भी जिक्र किया या उन चीज़ों का जिक्र किया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका मंशूर पेश कर चुकी है, उनकी इनकॉर्पोरेशन होनी थी एज पर द एग्रीमेंट, जो नहीं हो पाई, उसकी उन्होंने शिकवा भी किया, शिकायत भी की, लेकिन तलखी नहीं थी मेरे ख्याल में। तलखी वाली कोई बात नहीं है। और स्टिल वेयर देयर आर डेज, और हतमी बात उन्होंने भी कोई इसलिए नहीं की। इशारा जरूर ये दिया है कि हुकूमत के साथ कोऑपरेशन जारी रहेगा, बजट में भी जारी रहेगा, इसीलिए मुलाकातें भी हो रही हैं। अब ये कमेटी जब अपनी मुलाकातें कर लेगी और कितनी उनकी तजावीज़ को हुकूमत वक्त या मुस्लिम लीग जो है इनकॉर्पोरेट करती है, मानती है, कौन से बड़े फैसले लेती है, ये तो आज और कल में हमें पता चलेगा। 28 तारीख को गालिबन ये डेट तय हो रही है कि 28 को शायद बजट को पास कराया जाएगा। तो उससे पहले अगर तमाम चीजें, शिकायत, अजाले एड्रेस हो जाते हैं तो फिर पॉलिटिकली जो है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक हुकूमत का हिस्सा ना होते हुए भी हुकूमत बनाने में उसका अहम किरदार है एज एन अलायंस, एज एन अलाइड पार्टी। तो मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहे हैं और जो आज चेयरमैन साहब की स्पीच का टोन था, मैं उसी को फाइनल लूंगा क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन है। उनकी तकरीर से ऐसा बिल्कुल अंदिया आया कि जहां उन्होंने पॉजिटिविटी की तारीफ की है, वहीं उन्होंने अपने शिकवे रखे हैं। और अगर उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस कर लेती है मुस्लिम लीग, और देखना सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बजट के हवाले से ज्यादा ये है कि जब एक आपका इतना बड़ा कोलिशन पार्टनर है, हमारे मुस्लिम लीग के दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही मायूब सी बात है कि आप बजट जैसी एक्टिविटी में अपने अलाइड मेजर पार्टनर को इन्वॉल्व ना करें, कॉन्सल्टेशन में मुशावरत ना करें। ये बहुत ही मायूब बात है। सियासत में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को भी इस बात का इदराक होना चाहिए कि मेजॉरिटी नंबर गेम उनके पास नहीं है असेंबली में, और अगर वो एक्सपीरियंस पार्टी जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, दीगर इत्यादि पार्टियां हैं, एमकेएम भी मुजाहरा कर रही है, एमकेएम भी उस पर जो है खुश नहीं है, दीगर इत्यादि पार्टियां हैं, उनसे भी अगर मुशावरत कर ली जाती, जो शुरू का सेंटेंस था, जो शुरू के जुमले थे बिलावल साहब के, ये थे कि अगर ये मुशावरत कर ली जाती तो आज इनके साथ न सिर्फ पार्लिमानी बल्कि सियासी सपोर्ट भी इनके साथ हासिल होती ना। तो ये मुस्लिम लीग की तरफ से मैं समझता हूँ कि मुनासिब जमहूरी रवैया नहीं अपनाया गया, लेकिन उसको रिड्रेस करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने चेयरमैन साहब को बुलाया, उनकी मुलाकात भी हुई, उनके दरमियान डिस्कशन भी हुआ है, और मेरे ख्याल में आगे हम देखते हैं आगे एक दिन में क्या होता है। मुझे तो अच्छे की उम्मीद है। मुझे तो ऐसा लगता है हमारी जो पॉइंट्स हैं, जो कि रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, देखिए ना कितनी अच्छी तजवीज दी है, कितनी रेलेवेंट तजवीज दी है।
सेल्स टैक्स ऑन गुड्स के हवाले से कि अगर वो प्रोविंसेस के लिए एज अ ट्रायल बेसिस मरकज से अगर नहीं हो पा रहा, अगर वो प्रोविंसेस को देते हैं और प्रोविंसेस के अंदर अपने आप को वो डिलीवर करके देते हैं, तो विफाक के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और सूबे की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो अच्छी तजावीज देने का मतलब यही होता है कि उस लेवल के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ एक दूसरे को तजावीज दी जा रही है तो मामला अच्छी जानिब जा रहा है। तो रज़ा साहब, ये क्या कोई लापरवाही हो गई या ये मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा नून लीग ने पीपल्स पार्टी को लाइट ले लिया? चूंकि बजट से पहले हम देख रहे थे एक के बाद एक दौरा शेड्यूल था प्राइम मिनिस्टर का, उसमें टाइम नहीं मिल सका या नहीं? ऐसा नहीं होता। ये आर्ग्यूमेंट जस्टिफिकेशन देना मुनासिब नहीं है। ओवरसाइट हो गई है, ओवरलुक हो गया है, थोड़ी सी एरोगेंस आ गई गवर्नमेंट में होते हुए। ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि आप जो है वो बजट जैसी एक्सरसाइज में एक दिन में तो बजट बनता नहीं हर बार, एक दिन में थोड़ी बनता है कोई। कि अगर आप चाइना गए हुए थे, ठीक है गए हुए थे, तो बजट एक दिन में थोड़ी बनता है। तो उसकी जो एक्सरसाइज होती है, जिसकी प्रिपरेशन होती है, उसमें पार्लिमानी कमेटी को इन्वॉल्व करना चाहिए था। फाइनेंस कमेटी होती है, सेनेट की होती है, कौमी की होती है, चारों वज़राए आला होते हैं। बेशक उनका वोट टेक नहीं है, लेकिन उनका इनपुट वज़राए आला का पीएससीपी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपकी ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहरहाल वो नुमाइंदा है ना अपने अपने इलाकों की। तो सीरियसनेस, जो सियासी सीरियसनेस, जो बसीरत होनी चाहिए थी, जो कि है मुस्लिम लीग में। ऐसा नहीं है कि वो नॉन सीरियस लोग हैं या कोई नए नए वजीर आजम बने हैं। ये भी उनका भी 5वां टर्म है ना, 5वीं दफा वो वफाक में हुकूमत करने आ रहे हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब सूबे में वजीर आला रह चुके हैं। तो एक्सपीरियंस की तो कमी है नहीं। सियासी ये बहुत बड़ी ओवरसाइट हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ जबूरी तौर पे इसकी अच्छी शक्ल होती, अगर मुशावरत होती तो सियासी तौर पर इनके लिए फायदेमंद होता। ठीक है। तो इख्तियार वली साहब, ज़ाहिर है ये मुशावरत उस वक्त नहीं हो सकी जब होनी चाहिए थी। अगर हो जाती तो ज़ाहिर है आज कौमी असम्बली में इस तरह खुलकर बिलावल साहब खुद अपनी ज़बान से इस तरह की बात नहीं करते। ज़ाहिर है कि उनको भी तकलीफ हुई होगी, दुख हुआ होगा कि उन्होंने आपकी हुकूमत बनवाई, सपोर्ट किया पूरी पार्टी ने, और फिर आप लोगों ने इतने अहम मामले पर उनको एतमाद में नहीं लिया। अब जो तजावीज़ सामने आ रही हैं, जो नुकात पीपल्स पार्टी ने रखे हैं इस बजट को लेकर, उनमें से किस किस नुक्ते पर इस वक्त हुकूमत गौर कर रही है? पीपल्स पार्टी को भी मुतमईन करना है, लोगों को भी मुतमईन करना है, अपने वोटर्स को भी मुतमईन करना है। तो ये जब मंजूरी के लिए बजट आएगा तो कितना तरमीम शुदा बजट हो जाएगा ये जो पेश हुआ था जब? ये थैंक यू वेरी मच अरबाब साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रज़ा हारून साहब ने अपने इनपुट दिया और अच्छा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम समझते हैं कि हमारे इत्तेहादी हैं, हुकूमत में भी शरीक हैं, ये नहीं है कि नहीं है। अगर वजीर आजम जो है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से बना है या हुकूमत पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से बनी है, तो इस वक्त अगर आप देख लें तो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा वो भी इत्तेहाद की वजह से ही इनके पास है, चेयरमैन सेनेट का भी है, डिप्टी स्पीकर का भी है, पंजाब का गवर्नर भी है, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का ओहदा भी है, बिस्क की जिम्मेदारी भी इनको दे दी गई है। तो वो तो कोई बात नहीं है, हम इत्तेहादी भी हैं और शरीक भी हैं। हाँ, जहाँ तक इनकी इनपुट की बात है, बिल्कुल इनका जो गिला है वो हक व जानिब है। और हुकूमत बने हुए भी कोई इतना ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, और इनको भी पता है कि बजट बनाने में कोई इतना वो मतलब हमें भी ज्यादा टाइम नहीं मिला था। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकती है, वो इनकी तरफ से भी हो सकती है, वो हमारी तरफ से भी हो सकती है, बट देयर इज नथिंग कि इनको ऑन बोर्ड नहीं रखा जाएगा या इनकी मर्जी के बगैर बात होगी या इनके मर्जी के बगैर बजट तैयार होगा और फिर पास होगा। डेफिनेटली हम भी समझते हैं कि बजट पास करने के लिए हमारे जो कोर इत्तेहादी हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं और पाकिस्तान की जमहूरियत में इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जमहूरी कल्चर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर अधूरा है। तो डेफिनेटली इनका इनपुट जो है दैट इज वेरी वैल्यूएबल, और इनके वैल्यूएबल इनपुट के बगैर अभी भी बजट जो है अभी सिर्फ प्रपोज ही हुआ है, बजट तजावीज आई है, ये अपनी तजावीज दें। और हमारी पार्टी की तरफ से इनके लिए तो खुला ऑफर है, बिल्कुल ओपन हार्ट ओपन। साहब, इनको तो आप पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इनकी बातों को आप सुन भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, इनकी बात को आप वैल्यूएबल भी कह रहे हैं, लेकिन वो बिलावल साहब अपनी गुफ्तगू में भी कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को भी अगर आप ऑन बोर्ड लेते, थोड़ा उनसे भी अगर मशवरा करते तो एक अच्छा तासुर जाता। तो वहाँ भी आपने इस वक्त एक मौका था आपके पास जो आपने गवा दिया, शायद वही मुज़ाकरात का नुक्ता आगाज हो सकता था। लेकिन आपकी जो अपोजिशन नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपकी जो हमारी बदकिस्मती से जो अपोजिशन है, अपोजिशन तो एक 1 पॉइंट एजेंडे पर आई है कि उन्होंने अपने कैदी को छुड़ाना है,
चाहे असम्बली रहे ना रहे, चाहे मुल्क रहे ना रहे, चाहे बजट पास हो ना हो, वो पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता रहे ना रहे, उन्होंने तो सिर्फ यही काम करना है कि उन्होंने अपने बंदे को छोड़ाना है। उनका तो 1 पॉइंट एजेंडा है। उनके साथ क्या बात करनी है? उनके साथ तो कभी बात करने की तो वो यकीन नहीं रखते। हालांकि इनको तो हम समझाते हुए थक गए हैं कि जब आप, ये खुद बंद गली में पहुंचे हुए हैं और इनको बताते हैं कि जब आप बंद गली में पहुंचते हैं तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है और वो बचता है पार्लियामेंट का, डायलॉग का, बात करने का, टेबल पर बैठने का। टेबल पर ये बैठते नहीं है, पार्लियामेंट में ये एक साथ बैठते नहीं है, तो ये तो सिर्फ अपने ओहदों के चक्कर में रहते हैं कि फला को। तो इख्तियार साहब, ये मौका था ना हुकूमत के पास, एक पैगाम भिजवाते कि जी आप अपनी बजट तजवीज़ आप भिजवा दें, आए हमारे साथ बैठ जाएं, अपनी तजवीज़ को शेयर कर लें ताकि हम उसको भी इस बजट का पार्ट बना दें। अरबाब साहब इतने पैगाम भिजवाए हैं, बराए पैगाम क्या भिजवाना, पैगाम रसानी किया, बाकायदा बिल्कुल वफूद गए इनके पास बैठे। अच्छा, इनको तो समझ लें कि बियॉन्ड द लिमिट जाके इनकी दरखास्तें की है कि बैठे, लेकिन वो इनका इंटरेस्ट नहीं है। उनकी जो प्रायोरिटीज है वो कुछ और हैं। उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है, ना पाकिस्तान की अवाम है, ना उसके मसाइल है, ना बजट है, ना मुल्क है, ना अवाम है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये ऑपोजिशन के हवाले से आपका तो आ गया पॉइंट ऑफ व्यू। अब इससे पहले मैं ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू जानूं, शौकत साहब की तरफ जाऊं उससे पहले जरा रजा साहब का भी चलें, रजा साहब का भी इस पर मैं पहले कमेंट ले लूं जरा कि रजा साहब, ये ज़ाहिर है हुकूमत को इस वक्त बड़े ऑपोजिशन के रवैये से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये चांस मिस कर दिया हुकूमत ने? एक पैगाम बजट से पहले कम से कम भिजवाना चाहिए था कि अपनी अपनी तजवीज़ आप भी पेश कर दें। नहीं, मुनासिब बात होती। और देखें ना, अपोजिशन बहरहाल एक नेशनल असेंबली का अहम रुकन है ना, जो लीडर्स ऑफ अपोजिशन मौजूद हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो सियासत में सियासत में हुकूमत जो होती है ना, वो देने की पोजीशन में होती है, उसको अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। अपोजिशन जो है वो देने की पोजीशन में नहीं है। तो इसके बरक्स के इस वक्त अपोजिशन में पीटीआई है, SIC है या मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, हमेशा गवर्नमेंट को जिसका काम है बड़े का रोल है, जो लीडर ऑफ द हाउस है, उसको अपने हाउस के तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलना चाहिए। कोई हर्ज नहीं था, सियासी तौर पे अच्छी बात होती कि ये पीटीआई को या SIC को राब्ता करते, उनसे तजावीज मांगते, उनके साथ बैठते। अगर वो मना कर देते और बात थी ना, फिर तो ओनस उनके ऊपर है, फिर इनके ऊपर ओनस नहीं होता। लेकिन ये अज्यूम करना, एहतराम के साथ मेरे दोस्त हैं इख्तियार भाई, लेकिन एहतराम के साथ वैसियत वजीर आजम या वजीर खजाना, हमारे वजीर खाना को अप्रोच भी करनी चाहिए थी और कोशिश करनी चाहिए थी। ये हुज्जत तमाम होनी चाहिए थी। और उनके NA के स्टेटस को आप रद्द नहीं कर सकते ना। एक अच्छी बड़ी तादाद में अपोजिशन बैठी हुई है, हो सकता है बहुत काम की आपको तजवीज दे दें जिससे कि मुल्क और कौम का फायदा हो, ये भी तो मुमकिन है ना। बिल्कुल। तो तजवीज तो कहीं से भी लेनी चाहिए, किसी सेक्शन से भी लेनी चाहिए, ना सिर्फ अपोजिशन से बल्कि बिजनेस सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। आप लेते हैं ना सबका इनपुट आप लेते हैं। तो आई डिसएग्री विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इख्तियार साहब, आई डिसएग्री कि उनको अपोजिशन से जरूर रब्ता। ठीक है, चलें, अब ये अगर अपोजिशन से रब्ता करते तो शौकत यूसुफजई साहब, अगर आपकी जमात के पास पैगाम आता कि ज़रा आएँ अपनी बजट तजवीज़ दें, तो हुकूमत के साथ इस मामले पर आप बैठते, या जो आप लोगों का स्टांस है कि इन 3 जमातों के साथ हमें नहीं बैठना, उसी पर कायम रहते? फिर बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो एक बजट जो होता है ना, ये डॉक्यूमेंट होता है पूरे मुल्क के लिए, पूरे साल के लिए, कि हमने मुल्क को किस डगर पे चलाना है, हमने कितनी इन्वेस्टमेंट लानी है, हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने उसको इंडस्ट्री सेक्टर को कैसे चलाना है, मईशत को कैसे बेहतर करना है। तो देखिए, उसमें तो डेफिनेटली हमारी अपनी टीम मौजूद है। अगर हम ना भी जाते तो बाकायदा उसको, अगर वो तजावीज़ मांगते तो हम तजावीज़ देने के लिए तैयार थे। हमारे पास तो तजावीज़ ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन चूंकि इन्होंने तो अपने जो इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी वाले, उनको भी लूप में नहीं लिया, और उसकी वजह से ये मुश्किल पेश आई कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने उनको बड़ा ब्लैकमेल किया और अब तक कर रहे हैं, और अब मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो डेफिनेटली या तो वो पीपल्स पार्टी की सारी शराइत मानेंगे, और या फिर ये कि उनको चाहिए था कि जो अकली कुल बनने के बजाय अगर वो अपोजिशन और सबको मिला के बेशक अपनी बात कर लेते, अपनी बात वो जो उनकी मर्जी थी, वो तो हमेशा गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी करती है उसमें, लेकिन अगर तजावीज़ आ जाती है तो बजट पास करने में भी आसानी होती है, और तमाम जितने भी इलाके हैं, हल्के हैं, उनकी अपनी अपनी मुश्किलात होती हैं। और कोई जिस तरह रज़ा साहब ने कहा, रज़ा अरुण साहब ने, कुछ अच्छी तजावीज़ भी आ जाती है, आप बेशक अपोजिशन से आ जाती है, कहीं से भी आ जाती है,
लेकिन अगर मुल्क के लिए होती तो उसको आप अडॉप्ट कर लेते, उससे फायदा होता। तो इस वक्त तो देखे ना, आपके जो मईशत है उसका तो बड़ा गर्क हो चुका है। जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी काफी हद तक रुकी हुई है, सरमायाकार बाहर चले गए हैं। अपने जो हमारे मुल्की, गैर मुल्की तो छोड़े, अब जो मुल्की सरमायाकार हैं वो इस वक्त जो है ना वो बाहर जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, दुबई और पता नहीं कहाँ जाके इन्वेस्टमेंट। लेकिन शौकत साहब, गैर जो दूसरे मुल्क हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो तो कमिटमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की, सऊदीया से, यूएई से, चाइना से, 3 जगहों से भी ये, चलिए चाइना को आप अभी फिलहाल हटा दें, 2 मुल्कों से भी ये वादे हो चुके हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट की, 15-16 अरब डॉलर के करीब। देखिए, आपको पता है कि हमारी जो टोटल रिजर्व रह गए थे ना वो 4 अरब डॉलर रह गए थे। अभी जो आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, उन कमिटमेंट के बावजूद आपकी जो टोटल रिजर्व है वो 12 अरब तक पहुंची है। जो इंडिया है उसका 620 बिलियन डॉलर उसका रिजर्व है। तो हम कहाँ पे खड़े हैं इसका अंदाजा आप कर लें। और ये अभी तक इमरान खान के उससे नहीं निकले, फोबिया से। अभी तक कहना है जी उसने बेड़ा कर किया, हालांकि 1.5 साल पिछले उसमें शहबाज शरीफ रह गए, फिर निगरान हुकूमत आई, अभी भी वो वही वजीर आजम है। तो इनके पास तो कोई पॉलिसी नहीं है ना, पॉलिसी है ही नहीं। इन्होंने जो IPPs के मायदे किए थे, ज़्यादा चंक उधर जा रहा है, आपके पास अरबों रुपए। जो आपकी जनरेशन कैपेसिटी है वो इतनी है नहीं, और जनरेशन कैपेसिटी है लेकिन आप उसमें बना नहीं सकते, 2800 मेगावाट से ज़्यादा बिजली नहीं बना सकते। लेकिन चार्जेस आपने उनके अदा करने, अरबों रुपए वहाँ जा रहे हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा कहे कि जी हमारे बकाए जाते हैं, तो कहते जी हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये सारे इनकी गलत पॉलिसियों का नतीजा है, जिसकी वजह से मुल्क आज यहाँ पे खड़ा है। मेरे ख्याल से अब इनको सोचना चाहिए कि जो गलतियां इन्होंने माजी में की है, जिसकी वजह से आज तक कौम ये भुगत रही है। अब ये देखें ना IPPs का, अब वो बिजली बनाए या ना बनाए, आपने उनके चार्जेस अदा करने हैं अरबों रुपए में। बिल्कुल। तो ये कितना बड़ा लॉस हो रहा है, और इन दोनों पार्टियों ने मिलकर ये किया है। तो ये इसका सजा पूरी कौम भुगत रही है। तो अब इस तरह के फैसले ना किए जाएं। आपने अगर इन्वेस्टमेंट लानी है तो सबको एतमाद मिले, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी तो लोग खुद ब खुद आएंगे। ठीक है, और उसके लिए ज़ाहिर सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तो शौकत साहब, मैं ज़रा वापस आपकी तरफ आता हूँ। इख्तियार साहब, अब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी। अब उस सब के लिए आपको, जिस तरह अपने इत्तेहादियों के साथ आप बैठते हैं, उसी तरह आपको फिर अपोजिशन के भी साथ बैठना पड़ेगा। अगर ये अपने स्टैंड पर खड़े रहेंगे, आप अपने स्टैंड पर खड़े रहेंगे, तो फिर ये कैसे जो एक खला है वो पूरा हो सकेगा। ये जो एक गैर सियासी ऐसी एक सूरत हाल, एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल बनी हुई है, इसका फिर क्या हल इस वक्त सोचा है हुकूमत ने? अरबाब साहब, जब तक हमारी इनको दावत देने की बात है तो मेरे ख्याल में ये इस हुकूमत को बने हुए 100 दिन हुए, और 100 दिनों में इनको कितनी बार दावत दी है वो मेरे ख्याल में ऑन रिकॉर्ड है कि दर्जनों बार इनको दावत दी चुकी है। अच्छा। और जो इनका फिर जवाब है वो भी आपके सामने है कि जी हम तो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते, ये डाकू हैं, मुस्लिम लीग वालों के साथ नहीं बैठेंगे, ये चोर हैं। अच्छा, ये शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि हमें तजावीज़ में नहीं बिठाया गया। तो शौकत साहब खुद प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर रहे हैं, वो सूबाई वजीर रहे हैं, मैं भी उस असम्बली का हिस्सा था। इन्होंने किस बजट में अपोजिशन को अपने साथ बिठाया है? हमारी और इनके तो इनसे गिला ही यही रहता था कि ये अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं। इन्होंने तो ये रवायात तो इन्होंने डाली है, ये तो किसी को पूछते भी नहीं थे। और हर बजट में हम इनको यही कहते थे कि भाई आपने हमारी तजावीज नहीं लिए तो अभी तो आपने बजट पास ही करना है। तो ये तो खुद अपोजिशन को रोकने का है, जो इन्होंने बुलडोज करने का इन्होंने रवायत डाली है, जो इनकी हिस्ट्री है, ये इनको तो ये गिला करने का भी मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो इनको राइट है। तो आई बिलीव इन डेमोक्रेटिक कल्चर, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एक दूसरे को ऑन बोर्ड लेना, एक दूसरे को ऑन बोर्ड रखना। हमारी जमात इस बात पे बिल्कुल कायल है, लेकिन इनका रवैया जो है वो अभी तक वो जमहूरी नहीं हुआ। ठीक है, ये अभी तक टेबल टॉक्स पे, डायलॉग्स पे, पॉलिटिकल प्रोसेस पे ये लोग यकीन नहीं रखते हैं। मईशत की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। तो देखें, ये अगर 2018 ज्यादा दूर नहीं, ये 5 साल पहले की बात है, पेट्रोल सस्ता था, 65 रुपए का लीटर था। ये लोग दावा करते थे कि हम 40 में देंगे।
जी। बिजली का 1 यूनिट 5 रुपए का था, ये कहते थे हम 2 रुपए में देंगे। रोटी 10 रुपए की थी, ये कहते थे हम 5 रुपए में देंगे। आटे का थैला 600 रुपए का था, ये कहाँ छोड़ के आए हैं। पाकिस्तान का कर्जा 27,000 अरब डॉलर का, 27,000 अरब रुपए का। जब इनकी हुकूमत गई अप्रैल 2022 में इनकी हुकूमत गई, तो उससे पहले जो पीडीएम के तमाम रहनुमा असेंबली में या बाहर भी तकरीर किया करते थे, तो वो भी कमोवेश इसी तरह के फैक्ट्स और फिगर्स दिए करते थे। लेकिन फिर पीडीएम के दौरे हुकूमत में महंगाई कहाँ गई वो हम सबने देखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर यहीं से गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। रज़ा हारून साहब, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा हारून साहब, भी ब्रेक से पहले जो इख्तियार साहब ने जो नुक्ता उठाया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में हुआ करती थी तो वो ये कहती थी कि जी हम हुकूमत में आएंगे, हमारे पास महंगाई कम करने का प्लान है, इस मुल्क के मसाइल का हल हमारे पास है। फिर जब इनकी हुकूमत गई, हमने वो इस सब पीडीएम की तमाम जमातों को कहते सुना, लेकिन वो मसाइल आज तक हल तो नहीं हुए, बल्कि मसाइल तो और बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क पर कर्जों का बोझ और बढ़ रहा है, सर्कुलर डेट और मुल्क का बढ़ रहा है, इंपोर्ट्स मुल्क की बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स मुल्क की कम होती जा रही हैं। तो ये इन मसाइल का हल आखिर फिर है किसके पास, जब तमाम बड़ी जमातों के पास भी नहीं है? इन मसाइल का हल, जो सच्ची बात है ना, जो बिल्कुल किसी सियासी जमात से वाबस्तगी से बालातर होकर बात करूं अगर मैं अरबाब, इन मसाइल का हल जो है वो सियासी इस्तेकाम में है, सबके मिलजुल के बैठने में और पुरानी बातों को ज्यादा याद करने में नहीं है। उनके याद करने से कोई फायदा नहीं है। आपको यहाँ से हेरिन ऑनवर्ड्स आपने बात करनी है। आज आप जहाँ खड़े हैं इस पर आपने आगे कैसे बढ़ना है, कौन सी माशी पॉलिसी, सब मिलकर इसके अंदर अपना हिस्सा डालेंगे, तब हमारे मुल्क के अंदर तरक्की होगी। जो बिजली की कैपेसिटी की बात है, जब बिजली इतने 1000 वोट के हमने लगाई थी तो उस वक्त ख्याल ये था कि मुल्क में इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, मुल्क में पैसा आएगा, मुल्क में कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी, सीपैक जो है वो काम करना शुरू कर देगा, तो सारी बिजली की खपत वहां पर होगी जिसकी जरूरत होगी। बदकिस्मती से खान साहब के दौर में सीपैक जो है वो अमली तौर पर तो बंद ही कर दिया गया था, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो। जो 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 आज की जरूरत है वो अरबाब में बड़े बड़े तकलीफ के साथ ये बात होती है कि हमारे आज भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि हम अपने मुल्क के मफाद में भी एक दूसरे से बात करने से कतरा रहे हैं। ये है हमारा क्रक्स आज की पॉलिटिकल सिचुएशन का। तो मेरी मुस्लिम लीग से भी गुजारिश होगी, चेयरमैन साहब ने तो आज बोला है ना, और मेरी पीटीआई के दोस्तों से गुजारिश होगी कि भाई अपने तमाम तरह इख्तिलाफात को रखें, जारी रखें, अपने केसेस अदालतों से फोर्ट करें, सड़कों पर एहतजाज करें, जो करना करें, लेकिन चार्टर इकोनॉमी के नाम पे तो आप एक जगह बैठ करके एक लाएमल मुल्क को दे सकते हैं ना। अवाम का तो इंटरेस्ट ये नहीं है कि कौन कहाँ लड़ रहा है। ठीक है, अवाम का इंटरेस्ट तो ये है कि उसको 3 वक्त की रोटी चाहिए, उसके बच्चे को इलाज चाहिए, तालीम चाहिए, सेहत के बिजली। बिल्कुल 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 आपने सही कहा। तो शौकत साहब, ये अब जो अपोजिशन का भी रोल इस पूरी सूरत में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, कि अगर मुल्क को चलाना है तो हमारी यहाँ रिवायत पड़ चुकी थी, अपोजिशन सिर्फ एक ही बात सोचती है कि हुकूमत को कमज़ोर कैसे करना है, कोई अदम एतमाद लाने के लिए अपने नंबर कैसे पूरे करने हैं, कोई हुकूमत अगर कंस्ट्रक्टिव काम करने लगे तो उसको रोकना कैसे है। तो चलें आप ही यहाँ से शुरू करें, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का किरदार, माजी को भुलाकर आगे चलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है? देखिए, जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अपोजिशन का काम ही ये है कि वो इश्यूज को उठाए। बदकिस्मती से जब इंसान गवर्नमेंट के अंदर होता है ना, तो ये जो इश्यूज जब उठते हैं तो बड़े गुस्सा आता है कि ये इश्यूज क्यों उठाए जा रहे हैं। हालांकि अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मजबूत अपोजिशन होगी तो उस दौर में आप देखें बड़े काम भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे अपोजिशन को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता है। ये अभी तक वही बातें कर रहे हैं कि जी इन्होंने अपने दौर में ये किया, अपने दौर में ये किया। लेकिन आप तो रिफॉर्म्स के लिए आए हैं ना, हमने जो कुछ भी किया, लेकिन आप लोग तो इस नाम पे आए हैं ना कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, मईशत को बेहतर करेंगे। तो मईशत को बेहतर करने के लिए आपने वही तरीका इस्तेमाल किया कि जी अपोजिशन को दबा के रखो। तो इस तरह जो है ना, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर होगी मुल्क के अंदर, तो फिर आप कैसे, आप देखें इस वक्त पंजाब टोटली पुलिस स्टेट बन चुका है, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि जी माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से जुड़ा है। इस्लामाबाद के अंदर कोई रैली नहीं निकाल सकता क्योंकि वहाँ सियासी उसकी इजाज़त नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखें, अगर हमारा दौर बहुत ही ख़राब था ना, तो तब भी 22 अरब डॉलर हम छोड़ के गए थे। इमरान खान की जब हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो 22 अरब डॉलर जो है वो हम छोड़ के गए थे। उस वक्त आप देखें पेट्रोल 154 रुपये, 158 का डॉलर। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी सनतें चल पड़ी थी और आपके एक्सपोर्ट में इजाफा हो गया था। तो आज उसको कंपेयर करें ना, 2-2.5 साल 3 साल तो हो गए ना,
आप अभी तक उनके, हमारे तो 3.5 साल टोटल, उससे पहले भी आप लोग थे, उसके बाद भी आप लोग हैं, वही रोना कि जी हमारे दौर में ये था और पता नहीं अब ये हो गया। इस तरह तो 1960 में आप चले जाएं तो 4 या 3 रुपए के जो उस वक्त तो तेल नहीं था, डालडा होता था। साहब बात हुई ना, वो अपने दौर के डॉलर के रेट याद दिला देंगे। अभी आपने 158 कोट किया, आपके जब आपकी हुकूमत गई उस वक्त कोई 182-83 रुपए डॉलर की वैल्यू थी। जब मुस्लिम लीग नून की गई थी वो कहते हैं 100 रुपए था, उस वक्त 123-24 रुपए वैल्यू थी। तो वो तो हर दौर में वो उसी तरह बढ़ता रहा, उसको रोक नहीं सके। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इनको चाहिए था, ये रिफॉर्म्स के लिए आए हैं। देखो ना, इनको तो इनको जीत के तो नहीं आए ना, फॉर्म 47 के जरिए इनको जितवाया गया और ये कहते हैं हम रिफॉर्म्स के लिए आए हैं। तो ये क्या रिफॉर्म्स कर रहे हैं? थोड़ा सा आवाम को बता तो देना कि जी चलो ठीक है, हम इंतज़ार कर लेते हैं, अगर आप मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते हैं, आप मुल्क को मुस्तहकम कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ थी जो 2-3 दिन उस पर पूरा मीडिया जो है ना सर पे उठाया गया कि जी वो ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई। और मतलब ये इस तरह की चीज़ें अगर ऐसे गैर जिम्मेदारी तौर पे अगर इस तरह उठाए जाएंगे इन इशूज़ को, तो एक अच्छा काम भी मुतनाज़ा बन जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर काम में अगर आप अपोजिशन को एतमाद में लें, पार्लियामेंट को एतमाद में लें। इस वक्त पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन चुका है। सही। आप फैसले पहले करते हैं, बाद में फिर अनाउंस करते हैं, फिर कहते हैं कि जी पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लाने की। तो अगर ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा जो इतने दफ़ा वज़ीर दिफा रहा है, फ़ौज के ख़िलाफ़ उससे क्या क्या बातें करता था, वही आज आपका वज़ीर दिफा है और उसको आपने मुल्क के दिफा हवाले किया है। तो अल्लाह खैर करे, बाकी देखेंगे हम, मुल्क हम सबका मुल्क है, अगर अच्छी पॉलिसी लेकर आए तो सपोर्ट करेंगे, मुल्क के साथ है। ठीक है। तो इख्तियार वली साहब, ये अब देखें तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त अपोजिशन को, खासतौर पर PTI को ये हैं कि आप पैगाम देते हैं मुज़ाकरात का, लेकिन अमल आपका कुछ और होता है। आप इनको कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देते, ये कोई रैली, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं कर सकते। अब ये भी तो हुकूमत का ही काम है ना कि थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, थोड़ा दिल बड़ा करें, इनको ये सारी एक्टिविटीज़ करने दें, फिर शायद आपके पैगाम को कंसीडर भी किया जाए। तो वो जो बात बयान की हद तक है वो अमल में भी तो आपके नज़र आनी चाहिए। देखिए अरबाब साहब, ये इनका जो है ना मसला ये है कि हम इनको दावत देते हैं तो हम इनको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की दावत देते हैं। अच्छा। ये बात करते हैं जलसे की, जुलूस की, उखाड़ पिछाड़ की, कि रोड बंद करो, सूबा बंद करो, हड़ताल कर दो, डी चौक बंद करो, ये इस तरफ जाते हैं। तो हम इनको लाते हैं इस तरफ कि आप आओ और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करो। इनके पास वो कैपेसिटी है नहीं। इनके अपने दौर में जो पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हुआ है, इनका अपना वजीर खजाना कह कर गया है कि हमने 76% पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा किया। 75 साल का कर्जा एक तरफ, इनके दौर का कर्जा दूसरी तरफ। टीम इनके पास थी नहीं, न इंटीरियर के लिए, न एक्सटीरियर के लिए, न इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट था। कितने वजीर खजाना ने तब्दील किए यार। डिकंस्ट्रक्शन और क्या होती है, इनको तजावीज के लिए बुलाया साहब। अब ये लोग इनके पास चले, कोई अपना वजीर खजाना नहीं था, इन्होंने तो फिर शुरू में असद उमर साहब को लगाया। जी बस ये नुक्ता ले लीजिएगा कि अभी आपकी हुकूमत को 100 दिन हुए, आपकी मुस्लिम लीग नून में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो वजीर खजाना लग सकता, तो वजीर खजाना आप भी बाहर से लेकर आए। अरबाब साहब वो बात सुने भाई, वो वहां से चार्जशीट करते हैं, आप मुझे जवाब नहीं देने दे रहे। अच्छा, मुझे बोलने तो दे ना, मेरा बोलने का हक नहीं है। जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं अपनी बात नहीं कर सकता भाई। आप कीजिए, नुक्ता मुकम्मल कीजिए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि 3-4 खत तो अभी तक ये लोग लिख चुके हैं IMF को कि पाकिस्तान को कर्जे मत दो। ये लोग तो वो लोग हैं जब इक़्तिदार से निकले तो कहते थे कि पाकिस्तान अब दिवालिया होगा, पाकिस्तान ने अब सोमालिया बनना है, पाकिस्तान अब श्रीलंका बन जाएगा, इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका लीडर क्या कर गया, इनका लीडर इमरान खान क्या कर गया। अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट के बाद आप कह सकते हैं कि हम डिफॉल्ट के दौर से बाहर निकल आए। अब सोमालिया नहीं बन रहा, अब दिवालिया नहीं हो रहा, अब हम श्रीलंका नहीं बन रहे, पाकिस्तान अब टूट नहीं रहा, पाकिस्तान अब दिवालिया नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे, उनकी अपनी पार्टी 8 हिस्सों में बढ़ चुकी है। इनसे पूछे, बताएं, इनका अपना वजीर आला शेरियार अफरीदी के साथ नहीं बैठता, वजीर आला के साथ इनके जो आतिफ हैं वो दूसरे दोस्त हैं, शिबली फराज है उनकी नहीं लगती, असद कैसर का अलग धड़ा है, इनका जो अपना उमर अयूब है उनका अपना एक धड़ा है,
8 फिक्शंस में इनकी पार्टी तकसीम हो चुकी है। तो किससे बात की? ये सियासी तकसीम तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून में भी हमें नजर आ रही है। जावेद लतीफ साहब के बयानात को आपके तमाम रहनुमा डिसोन कर देते हैं, वो कहते हैं दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। तो ये वाली जो सियासी तकसीम है या बयानी का इख्तिलाफ है तो आपकी अपनी जमात में ही मौजूद है। हमारी जमात में इतना नहीं है। एक जावेद लतीफ की बात अगर आप कोट कर सकते हैं तो आप जरूर करें। अगर आप दानियाल अजीज साहब हैं, फिर उससे पहले आप पीछे चले आए मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये सब नजरियात से इख्तिलाफ की बुनियाद पर ही अलग हुए। मोहम्मद जुबैर साहब भी ताज़ा मिसाल है। दानियाल अजीज हमारी जमात का हिस्सा नहीं रहे, शाहिद खाकान अब्बासी हमारी जमात का हिस्सा नहीं रहे। बात सिर्फ आप जावेद लतीफ की कर सकते हैं और वो आपने की, और मैं आपको वही कह रहा हूँ कि वो एक इंडिविजुअल की स्टेटमेंट है, उनकी अपनी जाती राय है, वो जमात की राय नहीं है। उसके ये मतलब नहीं है कि पार्टी में धड़ेबंदी है। ये लोग इनकी पार्टी बहुत कहते थे कि नून अलग है, शीन अलग है। आपने देखा नून और शीन एक स्टेज पर बैठे, एक ही साथ बैठे हुए, एक ही साथ चल रहे हैं। वो तो कोई कुछ नहीं हुआ, न धड़ा बना, ना ही कोई धड़ेबंदी हुई, ना पार्टी तकसीम हुई। इनकी अपनी पार्टी में 10 धड़े 8 धड़े बन चुके हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में वो चीजें नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, शौकत आप, रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी अब वफाकी काबीना की जानिब से दे दी गई है। कितना मौसर ये साबित होगा, कितनी इसकी इन हालात में ज़रूरत थी, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में जो प्रपोजल पेश किया गया था अज़्म इस्तेहकाम का, उसकी मंजूरी अब वफाकी काबीना की जानिब से दी जा चुकी है। और वज़ीर आज़म ने इसका तरीक़ाकार भी साथ साथ वाज़े कर दिया, चूँकि कुछ इबहाम और क़यास आराइयाँ सिलसिले में हो रही थी कि किस तरह से ये ऑपरेशन चलेगा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो बड़ा वाज़े वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, ये दीगर ऑपरेशन की तरह नहीं होगा। फिर साथ ही वज़ीर दिफ़ा ने भी इसकी तौसीक़ कर दी है कि जो इसका हतमी तरीक़ाकार है वो आहिस्ता आहिस्ता तय कर लिया जाएगा, लेकिन तमाम सियासी जमातों की, ब्यूरोक्रेसी की और मीडिया की सपोर्ट उनको चाहिए होगी। ये भी उन्होंने कहा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि हर सियासी जमात अपने वोट बैंक के बारे में सोचती है और मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। तो ऐसे हालात में इस हुकूमत ने यह स्टैंड लिया है। कितनी इसकी इन हालात में ज़रूरत थी, कितनी इसकी अहमियत होगी और इससे दहशत गर्दी को कितना जल्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकेगा, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अब्दुल्ला सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जिन हालात में ये फैसला अभी लिया गया है, ज़ाहिर है कुछ अर्से पहले हमने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ देखी जो कि मुल्क के अमन व अमान को सबूताज कर रही थी। तो अब कितना कामयाब होगा ये ऑपरेशन, क्या क्या करना होगा हमारी फोर्सेस को, और जो इसके तरीक़ेकार पर बात हो रही है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ये किस तरह मुख्तलिफ होगा दूसरे ऑपरेशन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है, असल में ये वही तसलसल है जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद के जो है एक जो अजीम तरीन सानिया था, जो कि मेरे ख्याल में आज भी कौम के जो ज़ख्म हैं उस हवाले से वो ताज़ा हैं। दिल खराश वाक़यात थे, जिस तरीके से हमारे बच्चों को चीरा गया। उसके बाद एक तमाम कुव्वतों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ बिठाया गया, स्टेक होल्डर्स को, और एक फैसला किया गया कि हमने जो है नेशनल एक्शन प्लान बनाना है। और नेशनल एक्शन प्लान के 21 नुकात जो है उसमें आए, जिसके अंदर से 4 अफवाज पाकिस्तान के ज़िम्मे में आते थे, जो कि आज तक वो अदा कर रहे हैं बतरीके एहसन। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होनी थी, सियासी एफर्ट्स होनी थी, बयानियां बनाने थे, और जो आपको आवाम के अंदर जो शऊर उजागर करना था, वो तमाम हुकूमतें जो आज तक की जो हुकूमत, क्योंकि अभी तक तो ये हुकूमत ने कहा है, लेकिन अमलन क्या करती है ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक इनका नज़र ये आ रहा है कि इन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी हुई है, लेकिन हुकूमतों ने उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया, और बुरी तरीके से वो जो नुकात 17 उनके ज़ुमरे में आते थे उसमें नाकाम रहे। अब देखने वाली बात यह है कि ऑपरेशन के बाद जो ज़रबे अर्ज़ हुआ, उसके बाद रद्दुल फसाद हुआ, फिर खैबर 1 हुआ, खैबर 2 हुआ, राहे रास्त हुआ, राहे निजात हुआ, दीगर ऑपरेशन, ये उसी का असल में जो है वो तसलसल है। अभी हमें जो सबसे अहम बात इसके अंदर है वो ये है कि ये जो प्लान है ये दूसरों से क्यों फ़र्क है। पहली बात ये है कि अफवाज पाकिस्तान को तो आपने ऐसी सूरत हाल में लाके खड़ा कर दिया कि जैसे एक जो जहाज से आप किसी को बहरी जहाज से बाहर फेंक देते हैं समुद्र में, और उसको साथ आप लाइफ जैकेट भी दे देते हैं, ना वो डूब सकता है और ना वो तैर सकता है।
अफवाज पाकिस्तान के लिए ना आपने कानून जो है बनाए, ना उनके शोहदा के हवाले से आपने कोई पॉलिसी बनाई। नतीजा ये हुआ कि रोजाना के रोजाना जो है वो आपने कुछ अरसे से, जिसका जिक्र आपने भी किया, खुद निगरान वजीर आजम ने कहा कि 60% दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ और टारगेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान, एफसी और पुलिस और ज्यादातर अफवाज पाकिस्तान के लोगों को जो है वो बनाया गया। अब ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। इसका मतलब यह है कि ये टारगेटेड ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो तकरीबन 13,000 ऑपरेशन इससे पहले हो चुके हैं। 7 मई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI-SPR की, उसके मुताबिक अब देखने वाली बात यह है कि अगर आपने कानून साजी नहीं करनी, आपने जो है वो सियासी बयानियां नहीं बनने देना, अगर आपने सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसको बरकरार रखना है, अपनी अदना और अपनी जो मैं समझता हूँ माजरत के साथ घटिया सियासत के लिए आपने मुल्क की कौमी सलामती को जो है वो दाव पर लगाना है, तो फिर ऐसे ये ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि फौजियों को अफसर और जवान रोजाना शहादतें देते रहें और ना आप उनके लिए जो है वो सहूलियात मुयसर करें, ना कानून साजी बनाए, अदालत से वो छूट के चले जाएं। तो नतीजा ये हुआ कि अब्दुल्ला साहब कतर कलामी की इंतहाई माजरत, लेकिन ये अभी जो अमन अमान की सूरत हाल उसके लिए तो ये ऑपरेशन नागुज़ीर है, लेकिन जिस तरफ आपने भी अभी ये गुफ्तगू की, तो ये अब अगर ये जो अपोजिशन की इस वक्त जमातें हैं वो अगर इस ऑपरेशन को खुलकर नहीं सपोर्ट करती तो फिर ये ऑपरेशन किस तरह से कामयाब हो सकेगा, क्योंकि एक सियासी अदम इस्तेहकाम है वो भी हमारे मुल्क में मौजूद है। और आप साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं पूरे कौम मेरे भाई और मेरे उनके साथ ताल्लुक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने सियासतदानों ने अपने बच्चों को जो है वो दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ भेजा। आज अगर आप और मैं महफूज है ना, यकीन माने कि हमने वो वक्त देखा जब हमारे लोगों के चीथड़े उड़ा दिए गए, जहां वुकला के चीथड़े उड़ा दिए गए, जजों के, सियासतदानों के, आम आवाम के। याद होगा आपको ये सारी बात। नतीजा क्या हुआ? आज वो क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि सीने के ऊपर हमारा सिपाही गोली खा रहा है, हमारा अफसर जो है वो लाशों के सूरत में जो है वो यहाँ आ रहे हैं। रोजाना जनाजे होते हैं, ये मामूली बात नहीं है, ये जनाजे बड़े भारी होते हैं, इनका वजन होता है। अब इनके ऊपर अगर आपने ये गोली खा रहे हैं हमारे लिए, अगर इनके ऊपर आपने सिर्फ सियासत करनी है और आपने जो है बताना, फिर नतीजा ये निकलेगा कि ठीक है, फिर फौज साइड पे हो जाएगी, आप लड़ें फिर जाके, फिर जब वो आपके घरों में घुसेंगे, जब वो बाजारों गलियों के अंदर जब दहशतगर्दी करेंगे, तब आपको अपनी फौज याद आएगी, लेकिन तब देर हो चुकी होगी। यही बात समझने की जरूरत है कि आज तमाम सियासी कुव्वतों को ये कोई पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है। ये कोई ठीक है जो डिस्प्लेसमेंट हुई लोगों की, वो अपनी जगह बात मानते हैं, लेकिन उसके अंदर जो किरदार था, जो लोगों को फंड देने थे, वो किसने नहीं दिए? क्या अफवाज पाकिस्तान ने नहीं दिए या सियासतदानों ने नहीं दिए? उनके CTD अहम नुक्ता है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस अहम नुक्ते पर हम मजीद भी तफसील से बात कर चुके हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।